दोस्तों, अक्सर बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है राहुल गांधी ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। क्या वास्तव में ऐसा है या फिर ये सिर्फ बीजेपी का एक डर है जिसमें कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को लगता है राहुल गांधी जिस रफ्तार के साथ कांग्रेस को अपने साथ लेकर जा रहे हैं वो उनकी राजनीति की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अभी दोस्तों इस बात को फैलाने में लगी हुई है कि नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए राहुल गांधी वियतनाम में हैं। इससे पहले राहुल गांधी 1 जनवरी को राजस्थान के रणथंभौर में अपने भांजे रेहान वाड्रा की सगाई के जश्न में शामिल हुए थे। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वो जर्मनी और वियतनाम की यात्राओं के बीच रणथंभौर में कुछ समय बिताने का मौका पाकर सौभाग्यशाली हैं। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर बीजेपी के लिए राहुल गांधी इतने अहम क्यों हो गए हैं, क्यों बार बार छोटी छोटी बातों के लिए राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। कुछ तो बात है राहुल गांधी में, वरना राहुल गांधी के पीछे पूरी ताकत के साथ बीजेपी यूं ही नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक दो यात्राएं निकाली तब लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका असर हुआ, बहुत दूर तक हुआ। राहुल गांधी ने संविधान और डरो मत कहकर 2024 का लोकसभा चुनाव पलट दिया। 10 साल के बाद संसद में वो पद पार्टी को दिलाया जिसका इंतजार था। चुनाव के बाद संसद में जो जहां था वहीं रहा। मोदी तीसरी बार पीएम बनकर सत्ता पक्ष में बैठे और राहुल गांधी विपक्ष की बेंच पर। बदलाव ये हुआ कि कांग्रेस 52 से सीधे 99 सीटों पर पहुंच गई। 99 सीटें मिलने से राजनीति पलटी तो 10 साल बाद विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद कांग्रेस को मिला और राहुल गांधी बने विपक्ष के नेता। साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा और इस पूरी पिक्चर में राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो लगातार सत्ता से सवाल पूछते रहे, सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहे। आज इतनी बुलंद आवाज में कांग्रेस के लोग जो इतनी बुलंद आवाज में आवाज उठाते हैं, इसका क्रेडिट राहुल गांधी को ही जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि विपक्ष का सफाया हो गया, फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं थी। राहुल गांधी की ये उपलब्धि कुछ वैसी मानी गई जैसे 1996 से 2004 के बीच गहरे संकटों से जूझती हुई कांग्रेस को सोनिया गांधी के करिश्माई नेतृत्व ने उभारा था। जहां 2019 में कांग्रेस महज 52 सीटों पर ही सिमट गई थी, वहीं 2024 में 99 सीटें पाकर जीत हासिल की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी सीटें लगभग डबल की। 2024 राहुल और कांग्रेस के बाउंस बैक की कहानी है। माना जा रहा था कि 2025 में कुछ ऐसा ही साबित होगा, लेकिन यहां 2024 जैसे नतीजे देखने को नहीं मिले। किसी नए राज्य में सरकार कांग्रेस नहीं बना पाई, लेकिन इस साल राहुल ने अपनी रिसर्च टीम के साथ मिलकर वो कर दिया जिससे केंद्र की सत्ता में बैठे बीजेपी की जड़ें हिल गई। वोट चोरी के मुद्दे पर 7 अगस्त को ही राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा ही एक मौका था। राहुल गांधी डंके की चोट पर देश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। वैसे तो राहुल गांधी चुनाव आयोग और ईवीएम पर शुरू से ही निशाना साधते रहे, लेकिन ज्ञानेश कुमार और एनडीए सरकार रडार पर तब से ज्यादा आ गई जब बिहार में चल रहे एसआईआर और विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की वजह से देश भर में सियासी घमासान छिड़ गया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वोट चोरी के आरोप लगाए और एक एक कर इसका उदाहरण दिया। राहुल टीवी स्क्रीन लगाकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस सद्दू की फोटो दिखाकर अपनी बात कहते रहे और एक के बाद एक धमाका करते रहे। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए एक बड़ा राजनीतिक इम्तिहान था। राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जनसभाएं की, युवाओं और किसानों के अलावा वंचित वर्गों के लोगों से भी सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा सुर्खियां उस बयान ने बटोरी जिसमें उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा हटाने की बात कही। हालांकि नतीजे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं रहे। कांग्रेस की जीत कुछ सीटों तक समेट गई। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठे। टीवी डिबेट्स में लगातार चुनावी हार और 95 से अधिक हार जैसे आंकड़े गिनाए जाने लगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी देश के लोगों को जो समझाना चाहते थे
उसमें वो कामयाब हो गए। भारत के लोगों को जो बताना चाहते थे वो बताने में कामयाब हो गए। चुनाव में हार जीत से ये तय नहीं किया जा सकता है राहुल गांधी भारत की राजनीति में अपना स्थान नहीं रखते। भले ही बीजेपी की ओर से जो भी बताने का प्रयास हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी रहते हैं उससे तो कहानी किसी और ही दिशा में जाती दिखती है। 2025 साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के लिए निराशाजनक ही साबित हुआ। पार्टी एक बार फिर सत्ता से दूर रही और ये हार राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए एक और बड़ी चुनौती के रूप में देखी गई। दिल्ली की हार ने ये साफ कर दिया कि राहुल की राजनीति सवाल खड़े करने में मजबूत जरूर है, लेकिन चुनावी नतीजों में इस राजनीति को जीत मिलने में शायद अभी वक्त है। हालांकि विपक्ष कांग्रेस और राहुल गांधी शुरू से ये कहते रहे कि बीजेपी की लगातार हर राज्य में होती जीत चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का नतीजा है, जहां वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा रहा। देखा जाए तो 2024-25 की राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि विपक्ष में रहते हुए भी वो सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहे। बीते समय राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को जोर शोर से उठाया उन्हें वो अपनी राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि और आगे की राह मानते हैं। उन्होंने जाति जनगणना को अपना जीवन मिशन बताया और कहा कि इससे ये साफ पता चलेगा कि ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज की देश की तरक्की में कितनी हिस्सेदारी है। इसके अलावा राहुल ने मनरेगा योजना के बदलाव पर केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे नोटबंदी जैसा नाशकारी फैसला बताया। उनका तर्क साफ था, इसका सीधा असर ग्रामीण गरीबों और मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ये बयान सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव कस्बों में चर्चा का मुद्दा बन गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका, पूर्व सैनिकों की समस्या, छोटे व्यापारियों पर जीएसटी का बोझ, वायु प्रदूषण और न्यायपालिका में सभी वर्गों की भागीदारी जैसे सवाल लगातार उठाए। तो राहुल गांधी हर उस मुद्दे को छू रहे हैं जो जनता के लिए फायदेमंद है, लेकिन सरकार की नकेल कसने की तरह। आने वाले समय में राहुल गांधी इन सभी मुद्दों को 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पौंडीचेरी में होने वाले चुनाव को पार्टी सामाजिक न्याय, रोजगार, महंगाई, किसानों मजदूरों के अधिकार, छोटे व्यापारियों की राहत और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का अवसर मान रही है, ताकि इन राज्यों में एक मजबूत और भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प पेश किया जा सके। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं रहे। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का जादू यहाँ नहीं देखने को मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में हाल से ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल का जादू फीका पड़ गया है। वो अब भी जुटे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और हमेशा कुछ अलग और नया कर रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति में इस दौर में बड़े बदलाव देखने को मिले। राहुल ने अचानक युवाओं, कारीगरों, गरीबों और किसानों के बीच पहुंचकर उनका कामकाज और हालात से रूबरू हुए। राहुल के इन कदमों को भी खूब सराहा गया और उनका सियासी ग्राफ अभी कम नहीं हुआ, वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। चुनाव बाद राहुल ने जो रुतबा संसद में पाया उसमें सरकार के कई फैसलों में मोदी को भी उनसे राय भी लेनी पड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब राहुल विपक्ष के नेता हैं। अब मोदी राहुल की राय माने या ना माने ये पूरी तरह से उन पर निर्भर होगा। वैसे राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता नहीं थे तब भी बड़े नेता थे। राहुल को राजनीति करते हुए आज 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने पहली बार राजनीति में कदम रखा और इस राजनीति के गुर उन्हें विरासत में मिले। जिस दमदार तरीके से कभी उनके परनाना, दादी और पिता अपनी बात सबके सामने रखा करते थे, ठीक वैसे ही राहुल भी अपनी हर बात बिना किसी हिचक के रख देते हैं। कुछ इस तरह दौड़ते भागते सीधे गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी राहुल गांधी ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली जो आज सबके सामने है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।